हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मैथ्स एजुकेशनल चैनल हर्षद शुक्ला मैथ्स पर। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और दोस्तों, ये आज परसेंटेज की नवी क्लास होने वाली है। ये हमारा 9th लेक्चर है परसेंटेज का। प्रीवियस हमने 8th लेक्चर कर लिए हैं। आपसे उम्मीद है आपने उनको देखा होगा, बात किया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जाइए, पहले उनको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। और दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सी आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आगे हम जो स्टार्ट करेंगे वो सी आई स्टार्ट करेंगे। और सी आई के बाद एस आई स्टार्ट करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे ही में एक सीरीज में चलते रहेंगे। तो ये हमारा आज 9वीं क्लास है। इसके बाद हमारा परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बढ़िया करके देखी हैं ये क्लासेस और अच्छे से मेहनत की है तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे परसेंटेज में। और परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे और बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। ये जो हमारी क्लास है ये परसेंटेज की 9th क्लास है। और इस क्लास में आपका आज लास्ट टॉपिक जो बचा था हमारा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम जो होता है, ये आपने रीजनिंग में भी नाम सुना होगा वेन डायग्राम का। लेकिन इसका यूज़ यहाँ परसेंटेज में ही होता है। परसेंटेज के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें परसेंटेज दे रखा होता है और बड़ा डाटा दे रखा होता है, फिर उनमें पूछा जाता है, तो उसमें वेन डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। और बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हालांकि आपने पढ़ा होगा उसमें रीजनिंग में कि वेन डायग्राम कैसा होता है और क्या होता है। तो वेन डायग्राम आपको पता ही होगा कि इस तरीके का होता है, ऐसे गोले बनाए जाते हैं फिर सॉल्व किया जाता है, ऐसा ही तो होता है वेन डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। ये गोले बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों गोले हैं, ये मतलब दो सर्कल हैं। इनका मतलब क्या है? वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि ये जो बीच में ये जो कॉमन एरिया होती है, ये जो बीच में कॉमन एरिया होती है दोनों में, कॉमन पार्ट, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इनका। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैं कह दूँ कि यहाँ पर चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, ये नीला वाला, ब्लू वाला, इसमें मैं कहता हूँ ये हिंदी का सर्कल है, मतलब हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, हिंदी पढ़ने वाले। और कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये जो है इसमें 80 बच्चे हिंदी, ये मतलब ये वाला जो सर्कल है, ब्लू सर्कल है, इसमें 80 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। और रेड वाले का मतलब है कि 60 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 60 बच्चे। यानी 60 बच्चे तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 80 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। और ये जो भाग है ये मतलब कॉमन वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जैसे लिखा है कि, चलिए मैं लिख देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों बच्चे जो दोनों लैंग्वेज, बच्चे लैंग्वेज क्या, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। तो बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे कितने हैं? यहाँ पे मान लेता हूँ कि ऐसे बच्चे 50 हैं।
ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कितने हैं, 50 हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी ना, वो 50 लिखी जाएगी। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो 50 का है। यानी 50 बच्चे कैसे हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। 50 बच्चे दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। एक मिनट बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे चलिए ये लिख देता हूँ मैं कि 50 बच्चे दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बहुत आप ध्यान से समझिए कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये ऐसा, ये कॉमन वाला हो गया, मतलब ये 50 बच्चों का हो गया। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि केवल हिंदी कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो केवल हिंदी, अब देखिए ये तो पूरा जो सर्कल था, ये पूरा सर्कल जो था ये हिंदी, पूरी हिंदी का था। लेकिन केवल हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं, पूरे सर्कल में ये था कि इसमें इंग्लिश वाले बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि यहाँ 50 लिखा है ना, तो 50 बच्चे तो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते हैं। और ये जो पूरा सर्कल था 80 का, तो इसमें इंग्लिश वाले भी शामिल थे। अब हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। यानी ना तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ना पढ़ें, वो केवल हिंदी पढ़ें। तो केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, 80 में से 50 चला जाएगा, तो केवल हिंदी वाले कितने बचेंगे, 30। अब अगर ऐसे ही पूछा जाए कि केवल इंग्लिश वाले, अगर केवल इंग्लिश वाला पूछ लिया जाए, तो केवल इंग्लिश वाला कितना हो जाएगा, 60 में से ये जो मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ कि जो इंटरसेक्शन होता है वो घटा दिया जाता है, या ऐसे इंटरसेक्शन को इसको काट दिया जाए तो सर्किल इतना ही तो बचेगा, इतना सर्किल बचेगा, इतना ही तो सर्किल बचेगा। तो 60 में से 50 चला जाएगा, तो केवल इंग्लिश वाले कितने बचेंगे, 10। तो आपको समझ आया कि नहीं, समझ आया? यही है, यही होता है वेन डायग्राम। मतलब अगर पूरा हिंदी का पूछ रहा है तो पूरा सर्किल हमारा 80 का दे रखा है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर पूरा इंग्लिश का पूछा तो वो 60 का दे रखा है। और कॉमन क्या है, जो इंटरसेक्शन होता है बीच का, वो दोनों चीज़ें होती हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो 50 तो दोनों पढ़ते हैं। अब पूछ रहा है केवल, अगर पूछ रहा है केवल हिंदी का, तो केवल हिंदी का कितना हो जाएगा, 80 में से आप 50 घटा दीजिए। यानी ऐसे बच्चे जो केवल हिंदी बोले, इंग्लिश ना बोले, तो 80 में से 50 जाएगा, 30 बचेगा। यानी केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 30। और ऐसे ही केवल इंग्लिश बोलने वाले 60 में से 50 चले जाएगा, 10। ठीक है ना। तो बस यही होता है वेन डायग्राम। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यही वेन डायग्राम होता है। और हमारा क्वेश्चन है अगला कि अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन के तौर पे, अगर वैसे आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक 60 छात्रों की कुल कक्षा में, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, में 40% केवल हिंदी, तो 40% तो केवल हिंदी बोलते हैं, और 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं। यानी 40% केवल हिंदी बोलते हैं और 25% केवल इंग्लिश, केवल केवल की बात करी हुई, यानी ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश की। वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो समझिए बहुत ध्यान से। अब केवल हिंदी का मतलब है, केवल हिंदी वाला तो बीच में होता ही है। तो यहाँ पर केवल हिंदी वाला, मैं मान लेता हूँ ये जो ब्लू वाला है ये हिंदी का है। तो यहाँ पर लिखूंगा कि ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, ओ का ओ और एच का हिंदी का एच, ओनली का ओ और हिंदी का एच। यानी ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 40%। अब 25% केवल इंग्लिश, यानी ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 25%। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेन डायग्राम कुछ कठिन नहीं है, सबसे सरल टॉपिक यही है, अगर आप बढ़िया करके समझते हैं तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 40%। और केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने, 25%। अब पूछ रहा है कि बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। एक बात बताइए, हमेशा जो कंप्लीट परसेंट होता है वो कितने का होता है, 100% का होता है। कोई भी चीज़ 100% होती है। अब 100% में से तो 40 मतलब केवल हिंदी बोलते हैं, और केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं, 25%। तो शेष कितने बचेंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है, 100 में से 40 घटा दीजिए और 25 घटा दीजिए। यानी कितने परसेंट बचेंगे कि जो दोनों चीज़ें बोलेंगे। अरे आप सीधे समझिए, 100% है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 40% उसको दे दिया 100 का, 25% एक को दे दिया, तो अब बताइए कितना बचा। तो सीधी सी बात है कि वही बचेगा जो दोनों बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, बस शेष लिखा है ना बाकी, तो बाकी कितना बचा, 100 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा, 100 में से 65 जाएगा 35, सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा, अरे
35%। तो दोनों कितना बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, यानी ऐसे छात्र जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो दोनों भाषाएं कितने बोलते हैं? 35%। 35%, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये 35 थोड़ा मिस्टेक हो रही है। 35%। अब हमसे पूछा क्या है, तो ये हमने डाटा फीड कर लिया अपनी हर जगह पे रख दिया। अब पूछ रहे हैं कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? अब देखिए केवल इंग्लिश नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब टोटल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे। लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायग्राम से ही हल कर लेंगे। अब देखिए केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 25%, है ना। और दोनों कितने बोलते हैं? 35%। तो अब मैंने बताया था जो टोटल, मतलब जो टोटल होता है वो टोटल सर्किल होता है, पूरे का तो टोटल सर्किल होता है। तो ये टोटल सर्किल कितने का बन रहा है? टोटल सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंग्लिश कितने का बन रहा है। लिखिए टोटल इंग्लिश 35%, तो ये कॉमन वाला हो गया। और प्लस 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 35 5 40 और 20 60%, यानी 60% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर डाटा दे रखा है, तो परसेंट नहीं पूछा, डाटा पूछा है। तो 60%, 60 छात्रों की कुल कक्षा है। तो बच्चे कितने हैं? 100%, यानी 100% की वैल्यू दे रखी है 60। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। या फिर ऐसे सीधे समझिए, आप कुछ मत करिए। 60 ही तो बच्चे हैं, तो 60 का क्या निकाल देना है आपको? 60 का 60% निकाल देना है बस। आपके ऐसे बच्चे निकल आएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसे जब कटेंगे, जीरो से जीरो गया, और 6 छंग 36, यानी 36 छात्र ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना। तो 36 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टोटल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ही बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगला, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार, एक बार नहीं, दोबारा रिपीट करिए, दोबारा रिपीट करिए, आपको समझ आ जाएगा बहुत। गणित का समझने का, मैथ समझने का सबसे बढ़िया सल्यूशन या तरीका, सबसे बढ़िया वे यही है कि आप उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम हमारा वैसा ही है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में। तो यहाँ हम इसको ये लिख देते हैं गणित का। चलिए ये सर्कल मान लेते हैं गणित का है। और दूसरा मान लेते हैं भौतिकी का। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। मतलब दूसरा वाला सर्कल जो है फिजिक्स का। अब पूछ क्या रहा मतलब बदले आंकड़ा क्या दे रखा है कि एक परीक्षा 65% छात्र गणित में पास हुए। यानी ये टोटल दे रखा है कि 65% जो छात्र थे वो गणित में पास हुए। 65%, ये पूरा गोला 65% का दे रखा है। और 48% भौतिकी में पास हुए। और 48% किस में? भौतिकी में, यानी पूरा गोला रेड वाला 48% का दे रखा है। और 30, यानी नीला वाला गोला जो है उस 65% मान है उसका, और जो पूरा लाल वाला गोला है उसका 48% मान है। बच्चों एक मिनट रुकना, सॉरी। तो बच्चों माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा काम था। तो ये 65% बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, 48% फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब पूछ रहा है 30% दोनों में पास हुए, यानी 30% छात्र तो दोनों में, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, यानी ये दोनों में पास हुए। तो 65% गणित में पास हुए, 48% फिजिक्स में, और 30% दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? तो हमें पहले ये जानना है कि दोनों में पास कितने हुए। तो यहाँ पर पहले आपको इस सर्किल, जो कटा हुआ सर्किल रहेगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। यानी केवल गणित में कितने पास हुए, पहले ये लिखना पड़ेगा।
केवल मैथ्स में कितने पास हुए? तो 30% तो कॉमन है, 65% पूरी वैल्यू है, तो कितना बचेगा? 35%। 65 में से 30 गया, 35%। और यहाँ पर केवल फिजिक्स में कितने पास होंगे? केवल फिजिक्स में पास होंगे 48 टोटल है, और 30% कॉमन है, तो कितना बचेगा? 18%। अब आपको क्या करना है, पहले टोटल पास निकाल लेना है। तो टोटल पास कितने हुए आप देखेंगे कि 35% तो केवल मैथ में, तीनों का आंकड़ा जोड़ देना है, 35 प्लस कॉमन वाला 30 प्लस 18, ये आ जाएगा टोटल 85%। कितना परसेंट? सॉरी, 85% नहीं, 8 5 13 यानी 83%। 83%, तो ये पास का है, लेकिन हमने पूछ क्या रखा है? फेल। तो भाई जब 83% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? बहुत सीधी सी बात है, 100% में से 83% घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 17%। यानी 83% अगर पास होंगे तो फेल कितने होंगे? 17% ही तो फेल होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। यानी 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक गाय है, और 30% के पास भैंस है, और 30% के पास भैंस है, मतलब एक। और प्रत्येक 15% के पास दोनों, यानी गाय व भैंस दोनों है। तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 60% के पास गाय है। गाय का मतलब होता है काव, तो नीले वाले को मान लेते हैं 60%। और यहाँ पर 30% के बाद भैंस है, तो भैंस यहाँ लिख देंगे। भैंस को कहते हैं बुफैलो का भी बना देते, चलो भैंस लिख दे रहा हूँ। भैंस 30% है। अब दे रखा है दोनों, यानी 15%, दोनों बीच वाला कॉमन 15%। तो यहाँ ओनली वाला कितना बचेगा? ओनली का 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 45। ओनली भैंस वाला कितना बचेगा? 30 में से 15 जाएगा, 15%। आप पूछ रहा है कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, देखिए कितनों के पास गाय और भैंस है। तो पहले टोटल ये निकालिए, टोटल परिवार गाय या भैंस वाले, ऐसे परिवार जिनके पास गाय या भैंस है। तो आंकड़ा क्या है? 45 प्लस 15 और प्लस 15, तो टोटल कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है ना? यानी ऐसे परिवार जिनके पास 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय या भैंस दोनों हैं। अब हमें बताना है कि जिनके पास नहीं है, तो जब 75% के पास है तो नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 25%, यानी 25% के पास नहीं है। अब देखिए, दे क्या रखा है? टोटल परिवार है 96, तो 96 का 25% निकाल देंगे, बस आ गया आंसर। 96 का 25% कितना होता है? 96, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 होती है। 4 दूनी 8, 24 चौका 96, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं बिल्कुल आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, 1 मिनट भी कुछ नहीं करूँगा, ना बोलूँगा, ना कोई फालतू की बात करूँगा। आपका सीधा क्वेश्चन पे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया दूसरा सवाल। ये भी सेम वैसा ही है। डायग्राम मतलब वेन डायग्राम कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। तो बस यहाँ पे आपको लिख देना 67% किस में उत्तीर्ण हुए? मैथ में, मैथ्स में। और 53% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो इंग्लिश में कितने? 53%। 25% छात्रों दोनों में, तो 25% दोनों में लिख दीजिए। अब यहाँ पर ओनली मैथ में कितने पास हुए? तो ओनली में मैथ में आपको बताया, मैं नहीं लिखूंगा ओनली में, सीधा यहाँ पे आपको लिख देना है। 67 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 67 में से 25 जाएगा, बचेगा 52। ठीक है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ओनली, या ओनली मैथ ऐसे लिख देता हूँ। अब ओनली इंग्लिश में कितने? 53 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 गया 8, 4 में 2 गया 2, यानी 28%। तो यहाँ पर दे रखा है 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, ये पास की निकल के आई, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि फेल इतने हुए 200 छात्र। तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए? तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आंकड़ा अनुत्तीर्ण का दे रखा है, तो पहले हमें टोटल पास निकाल लेना है।
टोटल पास कितने हुए, तो टोटल पास क्या है 52% प्लस 25 और प्लस 28, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये परसेंट बाद ही में लगा दूंगा इकट्ठा। 2 5 7 8 15, 2 2 4 और 5 9 10, यानी 105% तो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पास 52, ये सही जोड़ करा है कि नहीं कराया, 8 5 13 और 2 15, 25, 52 और 25 67, हाँ 8 5 13, हाँ सही है बिल्कुल। तो टोटल पास हुए हैं, हाँ कहीं पे बच्चों मिस्टेक हो रही है, एक बच्चा में 67%, तो 67% लिख दिया। इंग्लिश में 53%, और इंग्लिश में 53%। ये यहाँ पर ये जो है ये मैंने गलत किया, ये यहाँ पर 52 नहीं आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, 6 में 2 से गया 4, यानी 42% आएगा, क्योंकि आंकड़ा 100 से ऊपर का थोड़ी बन जाएगा, 100% तो खुद में ही होता है। तो 4 2 6 2 8, यानी ये आएगा 95%, ठीक है ना। अब 95% ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल आपको पता है 5% रह जाएंगे ऐसे जो फेल हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए कि हमें अनुत्तीर्ण का आंकड़ा दे रखा था, अनुत्तीर्ण का आंकड़ा 200 दे रखा था, यानी यही 5% बच्चे 200 हैं। तो जब 5% 200 हैं, अब हमें पूछ के तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1% की वैल्यू निकल आएगी 5 चौक 20, यानी 40। 1% का मतलब है 40 बच्चे। अब हमसे पूछ कह रहे हो तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, तो केवल गणित में कितने पास हुए, 42%। तो 42% कितना हो जाएगा, जब 1% 40 है तो 42% कितना हो जाएगा, 42 × 40, यानी 4 दूनी मतलब नहीं नहीं, कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, अच्छा 42% की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ तो सही है। 42% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1% बराबर 40 है, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी ये कितना आंसर आ जाएगा, 1680 बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ केवल गणित में। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का सलूशन, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में, अब देखिए ये अभी तक क्या था कि जिसमें 2 सर्कल बनते थे, ऐसा वेन डायग्राम था, लेकिन ये क्या है इसमें, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 सर्कल का यूज किया गया है, तो 3 सर्कल वाला थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। तो दे रखा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, यानी फेल की बात करी जा रही है, कितने बच्चे, 40%, 40% छात्र गणित में फेल हुए, और उसके बाद 30% छात्र हिंदी में। तो चलिए यहाँ पर सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लेता हूँ 40%, इसे मान लेता हूँ गणित, यानी ये मैथ्स का सर्कल हो गया। उसके बाद 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, अ, तो 30% छात्र हिंदी, इसे मान लेता हूँ कि ये सर्कल हिंदी का है, तो हिंदी के कितने हैं, 30%। और उसके बाद 50% अंग्रेजी में फेल हुए, तो मान लेता हूँ इंग्लिश में कितने, 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है ना। अब दे क्या रखा है आगे, यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हो गए, 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। अब गणित और इंग्लिश का इंटरसेक्शन क्या है, ये यही तो है, तो ये है इंटरसेक्शन। इसमें मैं मान लेता हूँ 25% छात्र ऐसे हैं कि गणित व इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। उसके बाद क्या दे रखा है, 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश व हिंदी में फेल हो गए, यानी 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो गए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन वाला ये है, तो 15% ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हो गए, तो गणित ये है, हिंदी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो 25% छात्र तो इसमें फेल हो गए दोनों में, मैथ और हिंदी में। तो अब इनको आपको डाटा बस सही करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। लिखा है 13% छात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हो गए। अब तीनों विषयों का इंटरसेक्शन क्या है,
तीनों विषयों का इंटरसेक्शन ये है, यही तो है बीच वाला सर्किल जो तीनों में कॉमन हो रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये कितना है, 13%। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये है 13%। इनको थोड़ी चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा समझ आएगा आपको। तो ये कितना है, 13%। 13% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो गए। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब एक बात बताइए आप, ये तो है यहाँ पर ये 40% बच्चे ऐसे हैं कि जो मैथ में फेल हो गए, मैथ में फेल हो गए ना। और अब देखिए जैसे इस टोटल की वैल्यू यहाँ पर 25% ही तो दे रखी है, तो ये कितना बचेगा, 12%। और इस टोटल की वैल्यू भी 25% दे रखी है, तो यहाँ पर कितने बचेगा, 12%। और इस टोटल की वैल्यू इस वाले पार्ट की कितनी दे रही है, 15%, तो यहाँ कितना बचेगा, 2%। अब हम अगर इस वाले सर्किल की बात करें, इस वाले सर्किल की बात करें, तो जरा इसका आप टोटल तो करिए। ये 12 12 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37। मैं कर रहा हूँ मतलब केवल, अब देखिए यहाँ पर केवल मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या लिख दिया है मैंने, 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हो गए, 15% छात्र इंग्लिश, 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हिंदी और गणित में 22 छात्र फेल हुए हैं, यानी ये 22 है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पर 22 है। तो यहाँ पर ये 22 में से 13 जाएगा तो 12 नहीं बचेगा, ये 9 बचेगा। ठीक है ना, तभी थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो रही। अब इनको जरा ऐड करिए तीनों को, तभी ये जो जितना ये वाला जो सर्कल बचेगा, ये वाला सर्कल, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13 और 9 22, 22 और 12, 22 12 कितना होता है बताइए, 34। 34 ही तो होता है। तो केवल मैथ वाला कितना बचेगा, ओनली मैथ, ओनली मैथ के बचेंगे 6% बचेगा। अब यहाँ पर बात करिए ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश का निकालिए, इसे ऐड करिए, 13 2 15, 15 12 27, 15 12 27, और 50 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 23%। यानी 23% ऐसे होंगे जो ओनली इंग्लिश बोलेंगे। उसके बाद इसका थोड़ा मैं जॉब कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो ये जो है, ये यहाँ पर कितना बचा था, 6%, और ये कितना बचा था, 23%। अब ये देखिए, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 9 22, 22 और 2 24, 22 और 2 24, और है कितना ये 30। तो 24 में से 30 जाएगा तो ओनली हिंदी कितने बोलने वाले बचेंगे, 6%। अब हमें क्या पूछना है, ऐसे तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत, तीनों विषयों में पास हुए छात्रों को, लेकिन हमें ये देख इसका रहा है फेल का, तो पहले हम निकालेंगे टोटल फेल। तो टोटल फेल कितने हुए, सब आंकड़ा आपको जोड़ देना है। तो सबसे पहले 6%, उसके बाद 6 + 12 +13 +9, जितना डाटा भीतर लिखा है वो सब जोड़ देना है, +23 +2 और +6। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 6 18, 18 और 13 कितना होता है, 31 31 9 40, 40 23 कितना होता है, 63, 63 और 2 65, 65 और 6 71, यानी 71%। तो 71% हमारा टोटल फेल का हो गया ना। अब हमें निकालना क्या है, पास कितने, पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो हमें निकालना है टोटल पास का, ये तो आ गया फेल का। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर 71% बच्चे फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 100 में से 71 घटा दो, कितना बचेगा, 71 9 80, यानी 29%। तो 29% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको कुछ बात बता दूं, कि हमारा अब यहीं से परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे अपना जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब नेक्स्ट हमारा जो होगा चैप्टर, वो होने वाला है सीआई। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज।
देखिए, परसेंटेज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए करवाया क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी में यूज होता है, खासकर सीआई एसआई प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अर्थमेटिक में परसेंटेज का यूज है, यहाँ तक कि डीआई एंड टेबल में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज का यूज होता है। तो इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज पहले करवा दिया। अब आप जैसे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको टॉपिक और आसान बनते जाएंगे क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है और उनमें पूरा का पूरा यूज परसेंटेज का है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया है। तो हमारा अगला टॉपिक सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ये आपको जब फ्री में लेक्चर मिलना है, तो आपसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपका प्यार बना रहे। तो ये हमारा आज परसेंटेज का लास्ट लेक्चर था। अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सीआई स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।